गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्वालिटेशन कंपाउंड के सेकंड लेक्चर में बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन से मैग्नेटिक बिहेवियर, इन सही बातों को पता करेंगे। पिछले क्लास में हम ये टॉपिक बताए थे, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो आज उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक या दो एग्जाम्पल से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी से आप लोग का क्वेश्चन मैच कर जाएगा। चलिए आप लोग देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में बॉन्डिंग निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये हम लोग को कौन सा इंपॉर्टेंट रूल यूज करना है। VBD है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन आप इसकी मुख्य बातों को समझिए। सबसे पहले बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, कैसे हमको किसी भी कंपाउंड का बॉन्डिंग निकालेंगे। स्टेप 1 करेंगे, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल जो है उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें। सेकेंड, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालिएगा? उस मेटल के साथ लिगेंड्स जितना अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है उस बॉन्ड को लिखेंगे, या नंबर ऑफ डोनर एटम देख लेंगे और नंबर ऑफ डोनर एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने लिगेंड्स हैं, उससे भी आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं निकालते। अगला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का नेचर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, Holds rule not applicable. Weak ligands holds rule applicable for filling of electron. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहुंचते हैं, राइट द हाइब्रिडाइजेशन on the basis of coordination number of central एटम। सेंट्रल एटम आगे पहुंचते हैं। सेंट्रल एटम मतलब सेंट्रल मेटल के बारे में पढ़े। लिगेंड्स का नेचर कैसे समझते हैं? लिगेंड्स का नेचर, लिगेंड्स को हम लोग सबसे पहले जिस लिगेंड्स में डोनर एटम हो, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या बोले, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो, वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड सी होगा। जिसका डोनर एटम CnP हो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। जिसमें डोनर एटम हो जाए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, OH, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, यदि ये हमारा डोनर एटम है तो यह वीक लिगेंड्स है, वीक लिगेंड। और जिसमें हमारा डेंसिटी 2 या उससे ज्यादा हो जाए तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आएगा, जैसे C2O4 -2 ऑक्सीडेटो। अगला है EN, इथिलीन डाइएनिक। एक है EDTA -4, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हम लोग पहचानेंगे कि जिस लिगेंड्स में सेंट्रल एटम, जिस लिगेंड्स में डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हो तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन हो वह वीक लिगेंड होगा। और कोई भी बाइडेंटेट होगा तो वह जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बाइडेंटेट या पॉलीजेनिक EDTA लिखे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, लिगेंड्स के बाद हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल NiCN4 -2, NiCN4 -2। तो जब NiCN4 -2 है तो स्टेप 1 करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे? Ni का x माने तो x प्लस -1 × 4 = -2, इसलिए x = +2। पहला स्टेप 1 कर दिए, x = +2। दूसरा स्टेप कर देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, C डोनर एटम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? CN। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये CN लिगेंड्स का नाम नहीं लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। थर्ड,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? तो सेंट्रल मेटल का एनआई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था एनआई 28 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आर्गन 18 4s2 3d 8 4s2 3d 8। अब हमारा एनआई पर +2 चार्ज है, एनआई पर +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, तो आर्गन 3d 8 हो गया। थर्ड पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद नेचर ऑफ लिगेंड्स को पहचानना। द नेचर ऑफ लिगेंड्स सी डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग हो गया। 5 इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+2। जब हम नेचर समझ गए हैं तब, जब हम लिगेंड्स का नेचर समझ गए तब, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+2 आर्गन 3d8 3d8 है, 3d8 आगे बाद में है 4s 4p, तो 3d8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। लेकिन हम लोग को देखना है कि नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो फुलफिल करते समय हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि पहले ही इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेना है। यदि नेचर ऑफ लिगेंड्स हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इसको हटा करके इसमें लाइए, इसमें ला दिए तो हमारा डी ऑर्बिटल न्यूक्लियोटिक हो गया, यानी कि कंडीशन हमारा हो गया कंडीशन हमारा ये हो गया। ये जो है डी ऑर्बिटल आ गया और कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार हमको इप्रिटिक ऑर्बिटल बनाना है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर होगा। अब इसको मिला दिए तो एक बार डी है, फिर एस है, फिर बी है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया DsB2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsB2। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए इसका बिहेवियर डायामैग्नेटिक, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट रिपेल करेगा। उसके बाद सेप टेट्राहेड्रल से टेट्राहेड्रल, ये हमारा शेप हो गया टेट्राहेड्रल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हम लोग को ये बात लिखना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल सेकंड COF6-3 COF6-3। कल के क्लास में यही सब हम डिटेल में बता दिए थे कि एक एक केवल नाम लिख करके आज हम बता रहे हैं, तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो जैसे हम COF6-3 देख रहे हैं तो वही जो स्टेप है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 क्या करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, तो X प्लस -1 into 6 इक्वल टू माइनस X इक्वल टू +3। स्टेप 1 में हम लोग को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, उसके बाद स्टेप सेकंड ये क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो CO के साथ ये मिला हुआ है, ये मोनोडेंटेट है, की संख्या 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो भरेंगे आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d7। अब उसके बाद CO+3 का लिखते हैं, CO+3 आर्गन 3d6,
आर्गन 3d6 यानी कि 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थर्ड फोर्थ फोर्थ क्या करेंगे, CO+3 है, 3d6 है। अगला देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का नेचर क्या है, लिगेंड्स का नेचर क्या है? तो लिगेंड्स का नेचर पता करने के लिए हम लोग को डोनर एटम चेक करना है। तो एफ में डोनर एटम एफ ही है, तो जब एफ डोनर एटम है तो वह मोनोडेंटेट लिगेंड्स है और उसकी संख्या 6 है। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स हमारा हो जाएगा वीक लिगेंड्स। लिगेंड्स अब जब वीक लिगेंड्स है, जब लिगेंड्स जब हमारा वीक है, तो वीक के केस में, तो वीक के केस में हम लोग को क्या देखना है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट ओबे हुड्स रूल, हुड्स रूल को फॉलो करेंगे। यानी कि फिफ्थ स्टेप में CO+3 को कैसे लिखना है, R1 3d6 4s 4p। ठीक, 4s पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d6 बना देते हैं। 4s हो गया, 4p हो गया, 3d6 हो गया, 4s हो गया, 4p6। 3d6 में जब इलेक्ट्रॉन करेंगे 1 2 3 4 5 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए और हमको कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुसार देखना है। आगे बढ़ाते हैं 4d तो कितना तक लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखा जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है और हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। नेचर मैग्नेटिक बिहेवियर को नेचर कह रहे हैं, तो नेचर पैरामैग्नेटिक, नेचर पैरामैग्नेटिक, नेचर पैरामैग्नेटिक कितना तक हो गया, नेचर हमारा पैरामैग्नेटिक हुआ और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑक्टाहेड्रल। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग रूल समझते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का निकालेंगे। सेकंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। थर्ड में उस स्पीशीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चाहे वह न्यूट्रल के फॉर्म में हो या आयन के फॉर्म में। फिर देखेंगे कि नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स यदि स्ट्रांग है, नेचर ऑफ लिगेंड्स यदि स्ट्रांग है तब उस केस में हम लोग हुड्स रूल फॉलो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शुरू में ही पेयर्ड कर देंगे। यदि नेचर ऑफ लिगेंड्स वीक होगा तो वीक के केस में इलेक्ट्रॉन को वैसे ही भरते हैं जैसे हुड्स रूल में भरा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सिंगल दिया जाता है, भर दिए। उसके बाद जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका शेप या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्पाइरल प्लेनर होगा। हम देखेंगे कि कौन सा उसका कंडीशन है। यदि DsP2 कंडीशन है तो स्पाइरल प्लेनर होगा, यदि sp3 है तो टेट्राहेड्रल। तो इतना ही हमारा बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ मुख्य बातें पढ़े थे, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, और कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट पहला पूछता है कि क्लोरोफिल का मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, क्लोरोफिल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल कंटेन्स, द क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम एलिसेंशियल एलिमेंट। ऐसे फॉर्मूला लंबा है, आपको जानने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एलिमेंट का टिक करना है। C55 H72 O5 N4 Mg। अब हमको मैग्नीशियम ही सिर्फ दिखाना है, इसलिए Mg लिखे हैं कि मोस्ट। सेकंड विटामिन B12, विटामिन B12 में इसेंशियल एलिमेंट कौन होता है, विटामिन B12 में इसेंशियल एलिमेंट कौन होता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 में इसेंशियल एलिमेंट कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल में। थर्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन है, सेंट्रल मेटल में कौन है, थर्ड हो गया आयरन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि कैंसर थेरेपी में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है। कैंसर थेरेपी में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन यूज किया जाता है। सिस्प्लेटिन पीटी एनएसडी ट्वाइस Cl2 पीटी एनएसडी बाई Cl2 यह सिस्प्लेटिन है जो कि कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हार्डनिंग ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हार्डनिंग ऑफ वाटर इसको खत्म क्या यूज किया जाता है? तो हार्डनिंग ऑफ वाटर को हटाने के लिए ईडीटी का यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन ये हमारा है 6 है, मोर साल्ट का क्या फॉर्मूला है? मोर साल्ट कैसा साल्ट? तो मोर साल्ट एक डबल साल्ट है, इसका फॉर्मूला मोर सॉल्ट इसका फॉर्मूला ApHO4 NH4 minus SO4.6H2 और कार्बन लाइट की फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन लाइट, ठीक है। कार्बन लाइट का फॉर्मूला हो जाता है KCl MgCl2.6H। कार्बन लाइट का फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा मिस कर गया, इसको सुधार देते हैं। कार्बन लाइट का फॉर्मूला हो जाता है KCl.MgCl2.6H। ये जो कंपाउंड है, ये सभी कंपाउंड ऑब्जेक्टिव में तो श्योर आना है, कहीं ना कहीं से इसका क्वेश्चन मैच करता है। जैसे पूछा है विटामिन B12 में कौन सा सेंट्रल मेटल है, कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? जवाब कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन का आयरन। कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन। हार्डनिंग ऑफ वाटर ADTA। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला ये। कार्बन लाइट क्या है? डबल सॉल्ट है, उसका फॉर्मूला क्या है? जितना भी पॉइंट में इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेना है, या तो एमसीक्यू में रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप में रहेगा, या इसको कुछ टर्म एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। एक्सप्लेन करने के लिए यदि हम कोई भी टॉपिक लिखने में छोड़ेंगे तो उसको हम लेक्चर बना देंगे, बोल देंगे, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा तो आप उसको बना सकते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका यूज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन यानी कि अल्कीन को अल्केन में भेजना है, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में किसका यूज किया जाता है? विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में, ठीक है। आगे टॉपिक हम लोग आते हैं, जैसे जितना ऑब्लिगेशन है हार्डनिंग ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए ये सब यूज किया गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं और 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे। सभी पॉइंट को ध्यान से आप लोग सुन करके या समझ करके कंप्लीट कीजिएगा। अगला है टर्म इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यह मेनली कंपाउंड के सेंट्रल मेटल के यूज किया जाता है, मेनली सेंट्रल मेटल के लिए ही यूज किया जाता है। कि क्या है? तो जस्ट ए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हम लोग क्या करते हैं बॉन्डिंग में कि एटम एक दूसरे से शेयर करता है, शेयर करने के बाद ऑक्टेट के पास पहुंच जाता है, यानी कि किसी भी नोबल गैस के पास। वही कंडीशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करने के बाद वह नजदीक वाले सेंट्रल मेटल नजदीक वाले नोबल गैस के पास पहुंच जाता है। तो जितना तक वहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का ही नाम देते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जितना तक इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी मान लेते हैं कि एक कंपाउंड के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद 36 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 36 उसका हो जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले जिसका निकालना है जिस मेटल का, उसका Z लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सेकंड लिखते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस पर पुट कर देंगे आ जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डोनर एटम इन गिवन लिगेंड्स इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं शुरू से, ध्यान से देखिएगा।
Cr(C2O4) -3, Cr(C2O4) थ्राइस -3। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर यदि हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर तो इतना हो जाएगा COO-। अब COO- हो गया, COO- तो इसमें डोनर एटम 1, 2 डोनर एटम हुआ, तो नंबर ऑफ डोनर एटम 2 इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स की संख्या कितनी? 3, तो 2 × 3 = 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो गया। अब आते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम का X लिखें, तो X प्लस -2 × 3 = -3। इसलिए X कितना करेंगे? -6 हो गया। इस साइड X +3, इतना पार्ट हो गया। एक निकल गया ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा निकल गया कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज किए हैं X क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बढ़ते हैं। Z हो गया क्रोमियम का माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 24 -3 प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 24 -3 21 + 12 33। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 33। तो दूसरा एग्जांपल चलते हैं हम लोग। एग्जांपल सेकंड, K4 FeCN6 इसका निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले हम निकाल दिए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो C इसमें डोनर एटम है, तो जब C डोनर एटम है तो कार्बन लिखें एक बार डोनर एटम, कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नंबर ऑफ डोनर एटम 1 × 6 = 6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तो K का हो जाता है +1 × 4 प्लस इसका नहीं जानते हैं Fe का, तो X माने +-1 × 6 पूरे कंपाउंड का कितना? 0, पूरे कंपाउंड का 0। तो X -2 = 0, इसलिए X = +2। X का वैल्यू कितना? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Z -OS +2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Z कितना हो गया? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? 2 प्लस 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितना हो जाएगा? 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 10 पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट बना, 9 पॉइंट हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये सेकंड था एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? तो लिगेंड्स में नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि लिगेंड्स क्या है। तो लिगेंड्स आर लेविस बेस। लिगेंड्स क्या है? लेविस बेस, एंड लेविस एसिड एंड लेविस बेस आर बाइंड टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि लिगेंड्स क्या है? लेविस बेस क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन ए गिवन लिगेंड। जो भी लिगेंड्स दिया हुआ है उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर रहता है, उसको हम लोग लेविस बेस कहते हैं। अब मोनोडेंटेट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। मोनोडेंटेट जिसमें एक डोनर एटम हो, मोनो मतलब 1, तो एक डोनर एटम वाला कौन है इसमें? H2O। बाइडेंटेट कौन है?
बाइडेंटेट कौन है? तो C2O4 -2, EN3 है, H2 है, NH3 है, इथिलीन डाइएमीन है। बाइडेंटेट। तीसरा हमारा हो जाता है पॉलीडेंटेट, EDTA है, EDTA। अब देखिए EDTA जहां भी रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन खुद एक बार भी ये रहेगा कहीं, जैसे हम लिख दिए MEDTA, तो हमने लिखा कितना बार? एक बार। तो जहां भी ये रहेगा कोऑर्डिनेशन में हो जाएगा। स्ट्रक्चर बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है, मतलब उस स्ट्रक्चर से आपको कोई लेना नहीं है, स्ट्रक्चर बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और EDTA का खुद जहां रहेगा, इमेटर का नहीं कर रहे, खुद जहां रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगा पूरा EDTA का। पॉलीडेंटेट हो गया। अगला है एम्बीडेंटेट, जिसमें एक बार में एक डोनर एटम, उसमें दो साइड से दे सकता है लेकिन एक बार में एक ही साइड से देता है। तो इसका एग्जांपल है Cl-, Nc-, NO2-, ON, यानी कि एक बार ये पेयर बनाता है, एक बार ये पेयर बनाता है। तब आ गया हमारा एम्बीडेंटेट। अगला है चिलेटिंग लिगेंड्स कौन है? तो जो क्लॉ बनाता है, पंजा बनाता है, चिलेट मींस होता है क्लॉ, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी स्पीसीज सेंट्रल मेटल के साथ मिल करके रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग चिलेट करते हैं, रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, रिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि रिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा। तो रिंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए सबसे आसान है कि जिसका डेंसिटी 2 या उससे ज्यादा है वह चिलेट है। तो इतना ही तरह के हमारे लिगेंड्स हैं, सभी लिगेंड्स का एक दो एग्जांपल कर लेना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक हम जो पढ़ाए उसमें एक टॉपिक को टच नहीं किया गया, आइसोमेरिन। आइसोमेरिन बिहार बोर्ड में नहीं आता है, कभी भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आइसोमेरिन का नहीं आया है, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक, या आने की जो भी संभावना है वो 100% आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, इससे बाहर कहीं नहीं। आइसोमेरिन में पूछा जाता है कि कौन किस तरह का आइसोमेरिन शो करता है, उसका कहीं भी जरूरत नहीं है, आप वहीं पढ़िए जिससे आपको एग्जाम में मैच कर जाए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहा है, शॉर्ट दिया रहा है, तो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जा रहा है ऑब्जेक्टिव वाला लेकर के। तो आज हम थर्ड चैप्टर व्हाट हैपेंड व्हेन के बाद पी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट किए, और ऐसा हम 10 सीरीज बताए थे कि 10 सीरीज में आपका पूरा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी एक एक टॉपिक करके हम उसको कंप्लीट करेंगे।